गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 14 सितंबर 2020 को डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मापन, मूल्यांकन तथा क्रियात्मक शोध विषय के अंतर्गत शैक्षिक मापन मूल्यांकन की अवधारणा, इनके प्रकार तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम नोट करा दिया था। हम आशा करते हैं कि आप उस पाठ्यक्रम को भली भांति पढ़ चुके होंगे। तो आज मापन, मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध विषय के अंतर्गत आप लोग जान रहे हैं कि अगला इस सेमेस्टर का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। अतः समय नहीं लेते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि शैक्षिक मापन मूल्यांकन क्या है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शैक्षिक मापन मूल्यांकन की अवधारणा क्या है। तो इस संबंध में आप सामान्यतः यह जानते हैं कि शिक्षा सतत सोद्देश्यपूर्ण एवं एक गत्यात्मक प्रक्रिया है तथा शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों का मूल्यांकन तथा आकलन बिना मापन के संभव नहीं है। अतः शिक्षा में मापन का उद्देश्य केवल मानवीय व्यवहार का पता लगाना ही नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की जांच भी करना है। मापन के संबंध में अगर इसके अर्थ के परिभाषा को देखें तो मापन एक निरपेक्ष शब्द है। मापन एक निरपेक्ष शब्द है। मापन द्वारा ही प्रदत्तों का अंकों में वर्णन होता है। एक बात सीधी सी आप समझ लीजिए, मापन द्वारा प्रदत्तों का अंकों में वर्णन होता है का मतलब सीधा है कि किसी गुण, विशेषता, योग्यता, कौशल का मूल्यांकन अगर करना है तो हमें उसका मापन करना अवश्य होगा। अर्थात ये आप जान लीजिए कि बिना मापन के मूल्यांकन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो मापन का अर्थ हम इस संदर्भ में भी करते हैं कि किसी निश्चित इकाई में वस्तुओं, गुणों के परिमाण का पता लगाना, वस्तुओं, गुणों के परिमाण का पता लगाना मापन माना जाता है। मापन को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, जिसमें कुछ परिभाषाओं का हम यहाँ वर्णन करेंगे, जिससे मापन की परिभाषा को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। तो इस संबंध में
स्टीवेंस ने लिखा है, एक मनोवैज्ञानिक थे, तो स्टीवेंस ने लिखा है कि मापन किसी खास नियम के द्वारा वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंस ने कहा कि मापन किसी खास नियम के द्वारा वस्तुओं, पदार्थों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसको आगे उदाहरण में समझाया जाएगा। इसी तरह से जीसी हेल्मस्टेडर ने कहा कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ में निश्चित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। अब इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं पर ध्यान दें तो एक बात निकल कर आती है कि कहीं न कहीं आंकिक वर्णन किया जाता है, यानी किसी गुण विशेषता को हम अंकों में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, यह मापन कहलाता है। परंतु यहाँ एक सवाल है कि यह आंकिक वर्णन या यह आंकिक रूप से अंक देना किस तरीके से करेंगे, तो उसका एक निश्चित नियम है। तो एक खास नियम, पद्धति, तकनीक के अनुसार ही किसी वस्तु, गुण और विशेषता को आंकिक रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है। इस तरह से हम अगली परिभाषा के बारे में देखें तो कैंपबेल ने कहा कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक या संख्या में व्यक्त करना मापन कहलाता है। देखिए, अब इनकी भी परिभाषाओं से, तीनों लोग की परिभाषाओं का देखें तो निश्चित है कि मापन में एक निश्चित नियम होते हैं। किसी खास नियम के अनुसार ही मापन संभव होता है और किसी वस्तु, पदार्थ और गुण की विशेषताओं को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, अंकों में। तो अब स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी गुण विशेषता का मात्रात्मक अंकन जो खास नियम के आधार पर प्रदान किया गया है, मापन कहलाता है। इस तरह से हम लोग कुछ और परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर इस तरह से हम देखें तो मापन वस्तुओं, घटनाओं, गुणों या विशेषताओं का किसी खास नियम के अनुसार मात्रात्मक अंकन है। मैं समझता हूँ कि मापन के अर्थ एवं परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखें तो इन परिभाषाओं का अगर विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि मापन वस्तुओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी तथा अंक प्रदान करने वाले नियमों को बतलाता है। मापन को हम आवश्यकता अनुसार प्रतीकों या सिंबलों के रूप में व्यक्त करते हैं। निश्चित है, यह एक प्रकार का पासवर्ड है, कोड है, जिसे हम व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किलोग्राम आदि का मापन। निश्चित है कि हम लंबाई को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं, चाहे अगर उसकी इकाई देखें तो मीटर हो, किलोग्राम हो, लीटर हो, है ना, किलोमीटर हो, परंतु कितना, मापन से यह स्पष्ट होता है कि कोई वस्तु कितना, यह मापन कहलाता है।
इस तरह से इस संबंध में कई और मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे क्लास मेयर एवं गुडविंग ने कहा है कि शैक्षिक मापन विद्यार्थी के अधिगम, शिक्षण की प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि का निर्धारण करता है। यह मनोवैज्ञानिकों का नाम आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, इससे आपकी मार्किंग बनती है। तो क्लास मेयर एवं गुडविंग ने कहा, शैक्षिक मापन विद्यार्थी के अधिगम, शिक्षण, प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि का निर्धारण करता है। इस तरह से थॉर्नडाइक ने भी मापन के संबंध में लिखा कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है वह किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसमें परिणाम की सत्ता है वह वस्तु मापन के योग्य है। बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में कोई भी वस्तु जिसमें परिमाण का कोई अस्तित्व है उसका मापन संभव निश्चित है। इस तरह से जैसे मापन को हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। आप बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते आए हैं, एकेडमिक परीक्षाओं को देते आए हैं। मान लीजिए हाई स्कूल में 100 पूर्णांक में आपने 60 अंक प्राप्त किए, तो 100 में 60 अंक प्राप्त करना यह क्या कहलाएगा? यह निश्चित रूप से मापन कहलाता है। मापन क्यों कहलाएगा? इसलिए कि यह आपके किसी खास विषय क्षेत्र में आपके गुण, विशेषताओं और स्किल का मात्रात्मक अंकन है। 100 में 60 अंक प्राप्त करना यह आपके गुण, विशेषताओं का कैसा अंकन है? मात्रात्मक अंकन है। तो इस तरह से हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल खोज सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मापन के अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ा। अब फिर से हम देखते हैं कि मापन की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, पहले ये समझ लेना चाहिए, मापन को शिक्षा में मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्णन किया गया है। एक, नंबर 1 मनोवैज्ञानिक मापन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, जिसको मानसिक मापन भी कहा जा सकता है, और दूसरा है भौतिक मापन। तो इस संबंध में हम देखें तो साइकोलॉजिकल मापन में निश्चित है कि इसमें व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए उनके योग्यताओं, क्षमताओं, गुणों, विशेषताओं, अभिवृत्तियों का मात्रात्मक अंकन किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक मापन है। लेकिन भौतिक मापन में वस्तुओं, पदार्थों की आकार प्रकार के बारे में खास नियम के द्वारा मात्रात्मक अंकन भौतिक मापन कहलाता है। अगर हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक माप, अब हम ये जानना चाहेंगे कि विशेषताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन में क्या डिफरेंसेज होंगे, क्या अंतर होंगे, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे।
तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 विशेषता, मनोवैज्ञानिक मापन की इकाई निश्चित नहीं होती, जबकि भौतिक मापन की इकाई निश्चित होती है। इसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आगे विशेषताओं को देख लीजिए तो फिर देखते हैं। तो पहला था मनोवैज्ञानिक मापन की इकाई निश्चित नहीं होती और भौतिक मापन की इकाई निश्चित होती है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक मापन में परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि भौतिक मापन में परिवर्तन नहीं होते। दूसरा, मनोवैज्ञानिक मापन में कोई निश्चित शून्य बिंदु नहीं होता, जबकि भौतिक मापन में एक निश्चित शून्य बिंदु होता है। जैसे हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी का मापन कर रहे हैं तो वह शून्य से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, अभिप्रेरणाओं, संवेगों या बुद्धि का मापन करते हैं तो इसका कोई शून्य बिंदु नहीं होता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि 0 नहीं हो सकती, कुछ न कुछ। तो मनोवैज्ञानिक मापन में निश्चित रूप से कोई शून्य बिंदु स्पष्ट नहीं होता। तीसरा है, मनोवैज्ञानिक मापन में परिशुद्धता कम होता है, जबकि भौतिक मापन में परिशुद्धता अधिक होती है, तथा मनोवैज्ञानिक मापन में किसी वस्तु के गुण और विशेषता के बारे में सही तरीके से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, जबकि भौतिक मापन में ऐसा संभव होता है। अगला है, इसे और उदाहरण से हम देख सकते हैं। अब जैसे एक वस्तु की लंबाई 30 मीटर और दूसरे वस्तु की लंबाई 60 मीटर है, तो ये भौतिक मापन के आधार पर हम तो ये कह सकते हैं ना कि एक वस्तु की लंबाई दूसरे वस्तु की लंबाई से ठीक दूनी है, ठीक। परंतु अगर हम इंटेलिजेंस के मैटर पर देखें, बुद्धि को देखें, अगर एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ, इंटेलिजेंट क्वाइटेंट, IQ 30 है, मान लीजिए राम की बुद्धि IQ, राम की IQ 30 है, जबकि गौतम की IQ 60 है, तो हम यह नहीं कह सकते कि गौतम की IQ राम के IQ से ठीक दूनी है। ऐसा क्यों कहेंगे? इसका एक आपने विशेषताओं पर जाइए कि निश्चित रूप से इसमें कोई निश्चित शून्य बिंदु, यथार्थ बिंदु नहीं होता। तो इस तरह से और विशेषताओं पर चर्चा कर लें। मनोवैज्ञानिक मापन परोक्ष होता है, जबकि भौतिक मापन प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मापन की विशेषताओं, अर्थ और मुख्य रूप से 2 प्रकार का संक्षिप्त वर्णन किया। हम आशा करते हैं कि मापन के अर्थ, परिभाषा और अवधारणा, विशेषताओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी।
आप लोग को एक ध्यान यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यह पेपर मापन मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध का जो है, इसके पाठ्यक्रम बहुत लंबे हैं और इसके लिए आप लगातार स्टडी करते रहिए। निश्चित है कि आपका पाठ्यक्रम अच्छी तरह से आप याद करने में सफल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पाठ्यक्रम मैं आपको इससे पूर्व के व्याख्यान में पूरा पाठ्यक्रम नोट करवा दिया था। पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़िए ना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।